हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। आज हम लोग बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट जनरल साइंस के टॉप 25 क्वेश्चंस के बारे में, और जिसकी ये प्रैक्टिस सेट ली जा रही है प्रैक्टिस सेट 20। इसके पहले आपको 19 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी मिल जाएगी साइंस के प्लेलिस्ट में, तो जिसने उन वीडियोस को नहीं देखा है जा करके देख लेगा, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को उसमें डिस्कशन किए गए हैं। और ये वीडियो सभी एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे भी जनरल साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए। और वीडियो की पीडीएफ चाहिए जिसको भी, तो वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकता है, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपना सपोर्ट शो करिए। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपके लिए, ऑनलाइन स्टडी पॉइंट का एंड्रॉयड ऐप अब लॉन्च हो चुका है। जिसको भी नहीं पता है, जिसने अभी तक इंस्टॉल नहीं किया है, जल्दी से जाकर के गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर गूगल प्ले स्टोर पे आपको नहीं मिल रहा है तो आपको वीडियो के नीचे लिंक मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाइए, आपको लिंक मिल जाएगी, लिंक से आप डाउनलोड कर लीजिए इसको। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट अब आपकी स्क्रीन पे है, बिना बीज के फलों को विकसित करने की विधि है। बिना बीज के फलों को विकसित करने की विधि क्या कहलाती है? तो इसका आंसर करेक्ट है ऑप्शन, यानी कि टिश्यू कल्चर। ठीक है, तो बिना बीज के फलों को विकसित करने की विधि टिश्यू कल्चर कहलाती है। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। टिश्यू कल्चर एक कृत्रिम वातावरण में पौधों को स्थानांतरित करके नए पौधों के ऊतकों को विकसित करने की एक नई तकनीक होती है। ठीक है, तो नए पौधों के ऊतकों को विकसित करने की एक तकनीक होती है क्या? टिश्यू कल्चर। यहाँ तक क्लियर? आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन सेकंड पे, वयस्क मनुष्य में आरबीसी की सामान्य संख्या होती है। वयस्क मनुष्य में आरबीसी की सामान्य संख्या कितनी होती है? तो इसका आंसर करेक्ट है ऑप्शन बी, यानी कि 5 मिलियन। ठीक है, कितनी होती है आरबीसी, यानी कि रेड ब्लड सेल की संख्या? तो 5 मिलियन होती है। आइए चलते हैं इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। वुमेन्स में जो रेड ब्लड सेल्स की अमाउंट होती है वो होती है 4 से लेकर के 5 मिलियंस के बीच, और मेंस में कितनी होती है? तो 5 से लेकर के 6 मिलियन के बीच में होती है। यहाँ तक क्लियर हो गया? आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपकी स्क्रीन पे है, हृदय का क्या काम है? इससे आप लोग सब परिचित हो गए, जल्दी से बता दो इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी करेक्ट, यानी कि रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करना। हृदय का काम क्या होता है? रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों तक पंप करना। ठीक है, आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। हृदय हमारे शरीर का अहम अंग होता है। ये कहाँ पे होता है? तो छाती के मध्य से थोड़ी बाईं ओर स्थित हृदय पूरे शरीर में रक्त का प्रवाह करता है। और हृदय को ऑक्सीजन कहाँ से आता है? तो ये होगा पल्मोनरी धमनी। ठीक है, तो पल्मोनरी धमनी द्वारा हृदय को ऑक्सीजन प्रदान किया जाता है, जो रक्त के माध्यम से हृदय में मिलती है। यहाँ तक क्लियर हो गया? आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपकी स्क्रीन पे, रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है? रक्तदाब का नियंत्रण पूछ रहा है, कौन करता है? तो इसका आंसर करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, अधिवृक्क यानी कि एड्रिनल ग्लैंड रक्तदाब का नियंत्रण करती है। और ये कहाँ पे पाई जाती है? तो ये किडनी के ऊपर देखिए, दोनों साइडों में पाई जाती है। कौन सी ग्लैंड? एड्रिनल ग्लैंड। ओके, आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखिए क्या है। अधिवृक्क यानी कि एड्रिनल ग्लैंड कशेरुकी जीवों में पाई जाने वाली एक अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। यह वृक्क किडनी के ऊपर स्थित होती है। इसका मुख्य कार्य क्या होता है? तो तनाव की स्थिति में हार्मोन निकालना। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि तनाव की स्थिति में हार्मोन कौन देता है? तो एड्रिनल ग्लैंड हार्मोन देती है। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपकी स्क्रीन पे, किस इको प्रणाली में ग्रासलैंड शामिल किया जाता है? किस इको प्रणाली में ग्रासलैंड शामिल किया जाता है? जल्दी से बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर करेक्ट है ऑप्शन सी, यानी कि स्थलीय। ठीक है, तो स्थलीय इको प्रणाली में ग्रासलैंड को शामिल किया जाता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 6 आपकी स्क्रीन पे, तेज गर्म मिर्च किसकी मौजूदगी के कारण तेज होती है? यानी कि गर्म मिर्च जो होती है किसकी मौजूदगी के कारण तेज होती है, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर करेक्ट है ऑप्शन बी, यानी कि कैप्सिएसिन। ठीक है, कैप्सिएसिन जो होता है इसकी मौजूदगी के कारण गर्म मिर्च तेज होती है। यहाँ तक क्लियर? 7 अब आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन 7 को पढ़िए। खाद्य श्रृंखला में सबसे निचला स्तर क्या है? यानी कि फूड चेन में सबसे निचला स्तर किसका होता है? तो इसका आंसर करेक्ट होगा ऑप्शन सी, उत्पादक का। ठीक है, तो फूड चेन में सबसे निचला स्तर उत्पादक का होता है, क्योंकि सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के माध्यम से यही अपना भोजन बनाता है, और अन्य सभी भोजन के लिए उत्पादक पर क्या कहते हैं? निर्भर रहते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? आइए चलते हैं इसका एक्सप्लेनेशन देखिए क्या है। खाद्य श्रृंखला किसे कहा जाता है ये समझ लीजिए। तो जब उत्पादक का उपभोग प्रथम उपभोक्ता करते हैं, जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि अन्य सभी उत्पादक पर निर्भर रहते हैं अपने भोजन के लिए, तो उत्पादक का उपभोग कौन कर रहा है? प्रथम उपभोक्ता। फिर प्रथम उपभोक्ता का कौन करेगा? तो द्वितीय उपभोक्ता। इसी तरह से एक सीरीज क्रम चलती रहती है, और इसी से मिल करके सभी से खाद्य श्रृंखला का निर्माण होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया? का स्तर प्रत्येक स्तर में जाते जाते क्या होता है? कम होता है। जैसे कि मान लीजिए एक खाद्य श्रृंखला आई है, यहाँ पे उत्पादक है, फिर उपभोक्ता है सारे, तो यहाँ पे मान लीजिए अगर 100 है ऊर्जा का स्तर, तो यहाँ पे जाएगा तो 10% कम हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 10 बचेगा। ठीक है ना, तो ऊर्जा का स्तर 10% कम होता है, इसी को बोलते हैं लिंडमान का 10% का नियम। यहाँ तक क्लियर हो गया? आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, मानव में गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण से होता है? ये आपको बताना है।
4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या करेक्ट है। तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन यानी कि कैडमियम के प्रदूषण की वजह से मानव में गुर्दे का रोग होता है। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से शरीर निर्माता किसको कहा जाता है। तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन या फिर चर्बी। तो इसका आंसर करेक्ट होगा ऑप्शन यानी कि प्रोटीन को शरीर का निर्माता कहा जाता है। यहाँ तक क्लियर। ओके, तो क्वेश्चन 10 अब आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन 10 को पढ़िए, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, इसमें से क्या आंसर करेक्ट है। तो इसका आंसर करेक्ट है ऑप्शन सी यानी कि 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस, वर्ल्ड ओजोन डे मनाया जाता है। ओजोन दिवस क्यों मनाया जाता है, क्योंकि ओजोन के बारे में लोगों को जागरूक करना, ओजोन लेयर में कमी होने लगी थी, क्षय होने लगा था, तो इसकी वजह से लोगों को उसको जागरूक करने के लिए ओजोन दिवस मनाया जाता है। और कब मनाया जाता है, तो 16 सितंबर को मनाया जाता है। आइए थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देखिए। 16 सितंबर को पूरी दुनिया में ओजोन दिवस मनाया जाता है क्योंकि जीवन के लिए ऑक्सीजन से ज़्यादा जरूरी ओजोन है। ओजोन क्यों है, क्योंकि इसके ओजोन परत के बारे में लोगों को जागरूक करना है और साथ ही साथ ओजोन परत के क्षय होने से बचाने के लिए समाधान की ओर ध्यान एकत्रित करने के उद्देश्य से यह दिवस मनाया जाता है। क्लियर हो गया। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, अधिकांश कीट श्वास लेते हैं। अधिकांश कीट श्वास कैसे लेते हैं ये आपको बताना है। तो इसका आंसर करेक्ट है ऑप्शन सी यानी कि श्वसन प्रणाली के द्वारा। ठीक है, श्वसन प्रणाली के द्वारा अधिकांश कीट जो होते हैं वो श्वास लेते हैं। क्लोम या गिल के माध्यम से कौन लेता है, तो जलीय जीव। ठीक है, जलीय जीव किसके माध्यम से लेते हैं, तो क्लोम या गिल के माध्यम से श्वसन करते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से किसका संबंध रक्तचाप से है। तो इसका आंसर क्या करेक्ट है, इसका आंसर करेक्ट है ऑप्शन डी यानी कि अधिवृक्क से। ठीक है, अधिवृक्क यानी कि एड्रिनल ग्लैंड से संबंध जो है वो किसका है, तो रक्तचाप से है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 13। क्वेश्चन 13 को पढ़िए, वह जीव कौन सा है जो वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को जरूर से याद रखिए, बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है। तो वायु प्रदूषण को मॉनिटर कौन सा जीव करता है, तो इसका आंसर करेक्ट है ऑप्शन सी यानी कि लाइकेन। ठीक है, तो जहाँ पे भी वायु प्रदूषण ज़्यादा होगा वहाँ पे यह जीव यानी कि लाइकेन पाया ही नहीं जाएगा। तो लाइकेन नहीं पाया जाएगा यानी कि इसका सूचक क्या है कि वहाँ पे वायु प्रदूषण ज़्यादा है। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, मादा एनीफिलीज मच्छर किस रोग का वाहक होता है। मादा एनीफिलीज मच्छर किस रोग का वाहक होता है, तो इसका आंसर करेक्ट ऑप्शन यानी कि मलेरिया का वाहक होता है। ठीक है, तो मलेरिया का वाहक कौन है, मादा एनीफिलीज मच्छर। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अनुवांशिकता के जनक कौन है। अनुवांशिकता के जनक कौन है, तो इसका आंसर क्या करेक्ट है, इसका आंसर करेक्ट है ऑप्शन यानी कि मेंडल। ठीक है, मेंडल को अनुवांशिकी के जनक कहे जाते हैं। क्यों कहे जाते हैं, आइए इनका समझ लीजिए पूरा। माता पिता एवं अन्य पूर्वजों के जो गुण होते हैं, गुणों का संतानों में अवतरित होना ही क्या कहलाता है, अनुवांशिकता यानी कि हेरिडिटी कहलाती है। जीव विज्ञान में अनुवांशिकता का अध्ययन करने वाले कौन है, तो जीव विज्ञान में अनुवांशिकता का जो अध्ययन करके उसके बारे में नियम दिए हैं तो वो थे मेंडल। ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल ने सबसे पहले अध्ययन करके उसके बारे में नियम दिए और इनके 3 लॉ भी हैं। आप लोग कमेंट करके बताओ कि 3 लॉ उनके कौन कौन से हैं, मेंडल के 3 लॉ कौन कौन से हैं अनुवांशिकता पे। ठीक है, आइए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, थैलीसीमिया एक अनुवांशिक रोग है जो प्रभावित करता है। जल्दी से बताइए इसका आंसर। थैलीसीमिया एक अनुवांशिक रोग है जो प्रभावित करता है, तो इसका आंसर करेक्ट ऑप्शन यानी कि रुधिर को प्रभावित करता है। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 17। पान की लता में बनने वाली जड़ कौन सी है। पान की लता जैसा कि आप लोग डायग्राम में देख रहे होंगे, देखिए किस प्रकार की जड़ इसमें बनती है। तो इसका आंसर करेक्ट होगा ऑप्शन सी यानी कि आरोही जड़। ठीक है, तो पान की लता में बनने वाली जड़ होती है आरोही जड़। क्लियर हो गया। आइए थोड़ा सा देखते हैं क्या होती है आरोही जड़। इस प्रकार की जड़ें हर्बल तनों की संधियों व पर्व संधियों से निकलती हैं तथा पौधों को किसी आधार पर चढ़ने में सहायता करती हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि मनी प्लांट जो होता है वो भी इसी तरह का होता है कि एक से ऊपर एक चलता जाता है। ठीक है, इस प्रकार की जड़ें अगले सिरे पर फूल करके छोटी छोटी ग्रंथियां बनाती हैं जिनसे एक तरह का चिपचिपा द्रव स्रावित होता है और जो तुरंत ही वायु के संपर्क में आते सूख जाता है। तो आरोही जड़ यानी कि क्लाइंबिंग रूट्स क्या होती हैं, तो ये पान की लतों में पाई जाती हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 18 आपकी स्क्रीन पे है। सबसे बड़ा श्वेत हृदयाणु है यानी कि सबसे बड़ा व्हाइट ब्लड सेल्स क्या होता है ये आपको बताना है। तो इसका आंसर करेक्ट है ऑप्शन बी एक केंद्रकाणु यानी कि मोनोसाइट। जैसा कि आपको डायग्राम में भी दिख रहा होगा कि मोनोसाइट सबसे बड़ा व्हाइट ब्लड सेल्स होता है। ठीक है, आइए हम आपको बताते हैं कि व्हाइट ब्लड सेल्स कितने टाइप के होते हैं और उसके वर्ग क्या क्या होते हैं। तो देखिए इसका एक्सप्लेनेशन, टाइप्स ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स कितने टाइप के होते हैं, तो ये होते हैं 5 टाइप्स के। ठीक है, 5 टाइप्स के होते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स। कौन कौन से होते हैं, मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स और स्नोफिल्स। यहाँ तक क्लियर हो गया। मोनोसाइट का फंक्शन क्या होता है, मोनोसाइट जो होता है ब्रेक डाउन करता है बैक्टीरिया को।
ब्रेकडाउन बैक्टीरिया का कौन करता है? तो मोनोसाइट करता है। लिम्फोसाइट क्या करता है? तो लिम्फोसाइट जो होता है वो एंटीबॉडीज़ को क्रिएट करता है, जिससे कि हमारी बॉडी फाइट करती है अगेंस्ट बैक्टीरिया, वायरस और अदर पोटेंशियली हार्मफुल इन्वेडर्स। ओके, ये जो न्यूट्रोफिल्स का क्या कार्य है? तो न्यूट्रोफिल्स जो होता है दे किल एंड डाइजेस्ट बैक्टीरिया एंड फंगी। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया? जीवाणु और कवक को क्या करता है? ये डाइजेस्ट करता है या उन्हें किल करता है। यहाँ तक क्लियर हो गया? तो सारे ही ये जो 3 टाइप्स होते हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। बाकी बेसोफिल्स और स्नोफिल्स भी इसके टाइप होते हैं। तो टाइप्स ऑफ वाइट ब्लड सेल्स कितने होते हैं? तो 5 टाइप्स के ये होते हैं। ओके, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। फूल सुगंध छोड़ते हैं, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, बताइए फूल किसके लिए सुगंध छोड़ते हैं? तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि कीटों को आकर्षित करने के लिए। ठीक है, तो फूल जो है सुगंध छोड़ते हैं कीटों को आकर्षित करने के लिए। ओके, तो क्वेश्चन 20 अब आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन 20 को पढ़िए। क्या करना है आपको? तो मिलान करना है। एक तरफ सारे विटामिन के नाम है और एक तरफ सभी के रासायनिक नाम है। जल्दी से मिलान करिए। तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम होगा थायमीन। विटामिन B2 होगा यहाँ पे, तो विटामिन B2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। विटामिन B6 का हो जाएगा पायरिडॉक्सिन और विटामिन B12 का हो जाएगा साइनोकोबालेमिन। ओके, यहाँ तक क्लियर? तो क्या आंसर करेक्ट है? ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। तो कौन सा आंसर करेक्ट होगा? इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया? आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। प्रोटैनिपिया एक वर्णांधता है, उसमें रोगी जो है कौन सा रंग नहीं देख पाता है, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या करेक्ट होगा? इसका आंसर करेक्ट है ऑप्शन बी, यानी कि लाल रंग को नहीं देख पाता है। ठीक है ना? आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 22 आपकी स्क्रीन पे है। जल, वसा और विभिन्न उपचयी अपशिष्टों का उत्सर्जन किस अंग द्वारा होता है? जल, वसा और विभिन्न उपचयी अपशिष्टों का उत्सर्जन किस अंग द्वारा होता है? तो इसका आंसर करेक्ट है ऑप्शन, यानी कि वृक्क के द्वारा। ठीक है, क्लियर हो गया? आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। किस कशेरुकी में ऑक्सीजन और विऑक्सीजनित रुधिर मिल जाते हैं? यानी कि उसमें ऑक्सीजन और डीऑक्सीजनित रुधिर मिल जाते हैं। तो इसका आंसर क्या करेक्ट है? इसका आंसर करेक्ट है ऑप्शन बी, यानी कि उभयचर में। ठीक है, उभयचर जो कशेरुकी होते हैं उसमें दोनों टाइप के ब्लड मिल जाते हैं। आइए चलते हैं क्वेश्चन 24 पे। क्वेश्चन 24 आपकी स्क्रीन पे है। सेलुलोज का पूर्ण जल अपघटन क्या देता है? जब सेलुलोज पूरी तरह से जल अपघटित हो जाता है तो वह क्या देता है? इसका आंसर करेक्ट है ऑप्शन सी, यानी कि डी ग्लूकोज देता है। ठीक है, डी ग्लूकोज देता है सेलुलोज पूरी तरह से जल अपघटन होने पर। आइए चलते हैं लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 25 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। किस ताप पर सेल्सियस एवं फारेनहाइट पैमाने का मान समान होगा? किस ताप पर सेल्सियस एवं फारेनहाइट पैमाने का मान समान होगा? तो इसका आंसर करेक्ट है ऑप्शन बी, यानी कि -40 डिग्री। ठीक है, तो -40 डिग्री पे सेल्सियस और फारेनहाइट दोनों बराबर होंगे। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया आप सभी को? और जो कल के क्वेश्चन का आंसर था, सजीव और निर्जीव के बीच की जो इकाई होती है उसे कहते हैं वायरस। ठीक है, इसमें नहीं दिया गया है आज क्वेश्चन, तो कल से आपका अपडेट हो जाएगा और सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो कल के क्वेश्चन का आंसर होगा वायरस। ओके, वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपना सपोर्ट शो करिए। थैंक यू सो मच।